ये वाला पॉइंट अगर हम लोगों को पता चल जाएगा तो हम लोग बता सकते हैं कि ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। और ये पता करने के लिए हम लोग हेल्प लेंगे इन्हीं चारों ऑप्शंस का। ठीक है, तो मैं पहले यूज करता हूँ वर्टेक्स का फॉर्मूला। इस क्वेश्चन को देखने के बाद डरना नहीं है, बिकॉज ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। करना कैसे है, कंसेप्ट मैं समझाता हूँ। शिक्षा के साथ पढ़ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ले गैंग, वेलकम टू द बेस्ट बैच ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसमें कि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 101 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को। और इस सीरीज में हम लोग पहुंच चुके हैं यार अपने सेकेंड यूनिट पे, जो कि है पॉलिनोमियल्स का। तो चलिए देखते हैं यार पॉलिनोमियल्स में किस टाइपोलॉजी के क्वेश्चंस हैं और उनसे कैसे डील करना है। तो पॉलिनोमियल्स चैप्टर का पहला क्वेश्चन और अपने सीरीज का 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको रीड करते हैं। एट विच पॉइंट विल द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल px इंटरसेक्ट्स द नेगेटिव x एक्सिस। यहाँ पे पॉलिनोमियल दे रखा है, इस चीज को समझिए। पॉलिनोमियल px दिया हुआ है, इक्वेशन क्या है पॉलिनोमियल की, मैं इक्वेशन को थोड़ी रीअरेंज कर ले रहा हूँ। 6x² - x एंड -1। और ये पूछ रहा है कि ये कौन से x एक्सिस पे, निगेटिव x एक्सिस पे किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बेसिकली इसका कंसेप्ट क्या है, मैं इस पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड कर लूंगा। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं। मैं जीरोस फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करने वाला हूँ। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते टाइम हम लोगों को कुछ बेसिक चीजें याद है कि हम लोग आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स का यूज करते थे। आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे क्या है, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स यानी कि जो ए बी और सी की वैल्यू होती है। ए यहाँ पे हम लोगों का होता है x² का कोफिशिएंट, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है 6। बी जो कि x का कोफिशिएंट है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट -1 है। और c जो हम लोगों का कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -1 है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है हम लोगों के पास, -b + √b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना है यार, सिंपल इन सारे वैल्यूज को, ए बी सी की जितनी वैल्यूज हैं सबको पुट कर देते हैं अपने क्वाड्रेटिक फार्मूला में। तो हम लोगों के सामने क्या निकल के आएगा, -b यानी कि -1 हो जाएगा, +√b² - 4ac। b यहाँ पे क्या -1 है, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 - 4 × a × c अपॉन 2a। 2a यानी कि 2 × 6। ठीक है, चलिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। q की वैल्यू हम लोगों के पास निकल के आ जाएगी 1 ± अंडर रूट में देखिए 1 4 × 6 24 - प्लस दैट इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। 24 + 1 25 हो जाएगा अपॉन 6 × 2 = 12। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हम लोगों के पास वैल्यू निकल के 1 ± 5/12। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो जीरोस अब हम लोग को निकालना है ना, तो एक बार हम लोग प्लस रखेंगे, एक बार माइनस रखेंगे। तो मैं मान लेता हूं कि हमारा जो पहला जीरोस है वो है अल्फा, और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 + 5/12। और जो दूसरा जीरोस है मेरा वो है बीटा, जो कि 1 - 5/12 रहेगा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या निकल के आ रही है 1 + 5/12 यानी कि 6/12 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो क्या ये निगेटिव है, नहीं। चलिए बीटा पता करते हैं, 1 - 5/12 दैट इज इक्वल टू -4/12। और यहाँ पे -4/12 को सिंप्लीफाई करोगे तो -1/3 आ जाएगा, जो कि निगेटिव वैल्यू तो दे रहा है। पर क्या -1/3 हम लोगों के ऑप्शन में है, इस चीज को चेक करते हैं। जी हाँ, पहला जो ऑप्शन जो है हम लोगों का ओनली -1/3 है ऑप्शन में, और यही हम लोगों का ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आई होप यार इतना जो बेसिक कंसेप्ट था ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और मैंने इस छोटे से क्वेश्चन को इतना अच्छा एक्सप्लेन करके इसलिए समझाया है ताकि अगर इस टाइपोलॉजी के क्वेश्चन लॉन्ग आंसर्स में आ जाए तो आप लोग इस चीज को सॉल्व कर पाओ। ठीक है भाई, आपका नॉलेज तो कमाल का। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसको रीड करो और समझो। विच ऑफ दीज आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे पॉलिनोमियल दे रखा है। ठीक है, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, कुछ लोग बोलेंगे भैया ये तो लीनियर है। लीनियर कैसे हो गया भाई, ये बताओ। यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हो, x की मैक्सिमम डिग्री 1 है, नहीं। इसको जरा सा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा x² - 7x। क्या अब भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है ना, ये है हम लोगों का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोगों के पास दो जीरोस होते हैं, 2 जीरोस। ठीक है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग x - 7 के अकॉर्डिंग हम लोग के पास कौन से दो जीरोस हैं, एक तो x = 0 हो जाएगा और दूसरा x = 7। ठीक है, तो ये दो जीरोस हम लोगों के निकल के आ जा रहे हैं। तो चलिए इसको जरा सा चेक कर लेते हैं क्या ऑप्शन सही है।
ओनली 0 नहीं, हम लोगों के पास 2 जीरोज होंगे। ओनली 7 नहीं, हम लोगों के पास 2 जीरोज हो सकते हैं। बोथ 0 एंड 7, क्या ये ऑप्शन सही लग रहा है? ऑब्वियसली ये ऑप्शन हम लोगों का सही ऑप्शन है, तो फोर्थ ऑप्शन पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इस क्वेश्चन से आप लोगों को क्या सीखने को मिला है, एक चीज़ बताइए, थोड़ी सी सोचिए। देखिए हम लोग ना कभी कभी क्या करते हैं कि क्वेश्चन हमारे सामने आ गया और सीधे पेन उठा के उसका सोल्यूशन निकालने लगते हैं पीछे रफ साइड पे, और इससे हम लोगों का जो टाइम है वो मैनेज नहीं हो पाता अच्छे से। बट हम लोगों को करना क्या है, एक बार क्वेश्चन रीड करिए, चारों ऑप्शन प्रॉपर देखिए। अगर हम लोगों का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्या उसमें सिंगल जीरो हो सकता है, ओनली जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता ना। वैसे ओनली 7 भी नहीं होगा, होगा तो 2 जीरो होगा। और क्या ऑप्शन 3 2 जीरोज वाला है? तो हाँ भैया ऑप्शन 3 तो सही है, और उस पर टिक करिए, आगे बढ़िए। समझ गए? आई होप यार ये बेसिक कंसेप्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा। और हाँ, इस सारे सॉल्यूशंस, ये जितने क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये पीडीएफ हम लोगों के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो जो लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जल्दी से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, और इस सारे पीडीएफ का विद प्रॉपर फुल प्रूफ सोल्यूशन के साथ आप लोगों को वहां पे मिल जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसको रीड करिए। भैया ये तो कुछ अजीब सा क्वेश्चन दिख रहा है, इसको तो हम लोग स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। नहीं करना है, जरा सा क्वेश्चन को समझो और इसका करने का अप्रोच समझो, तो तुम लोग को पता चलेगा कि यार ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत इजी होते हैं। और ये क्वेश्चन एमसीक्यू का है, तो मैं इसको थोड़ी अच्छे से भी एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज ये क्वेश्चन कभी लॉन्ग में भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, शो बिलो इज द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यस, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। कैसे है? क्योंकि ये एक पैराबोला फॉर्म कर रहा है, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा ही पैराबोला फॉर्म करता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑलवेज फॉर्म्स पैराबोला। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे जो हम लोगों के ऑप्शंस दे रखे हैं कौन सा ऑप्शन सही है? तो हम लोग पता कर लेंगे इसके वर्टेक्स को। वर्टेक्स यानी कि जो हम लोगों का ये वाला पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट अगर हम लोगों को पता चल जाएगा तो हम लोग बता सकते हैं कि ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। और ये पता करने के लिए हम लोग हेल्प लेंगे इन्हीं सारों ऑप्शंस का। ठीक है, तो मैं पहले यूज करता हूं वर्टेक्स का फॉर्मूला। वर्टेक्स का फॉर्मूला जिनको नहीं पता है वो नोट डाउन कर ले। वर्टेक्स का फॉर्मूला होता है -b/2a, d/4a। वर्टेक्स का फॉर्मूला है हम लोगों के पास -b/2a, -d/4a। और भैया यहाँ पे d क्या है? d यहाँ पे है हियर, d इज द डिस्क्रिमिनेंट, और इसकी वैल्यू होती है b² - 4ac। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब हम लोग सॉल्व करते हैं अपने पहले इक्वेशन, पहले ऑप्शन को। ऑप्शन ए हम लोगों का यहाँ पे है x - 2x + 4। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ी सी अपने अकॉर्डिंग। इसको मैंने कर लिया सिंप्लीफाई, और मेरे सामने जो इक्वेशन बन के आती है वो x² + 2x - 8 ये है। ठीक है, तो चलो इसको समझो। वर्टेक्स निकालते हैं इसका। वर्टेक्स क्या आएगा? -b/2 है। यहाँ पे b क्या है, इधर समझिए थोड़ी सी। यहाँ पे a है 1, b है 2, और c है हम लोगों का -8। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी b² - 4ac। तो b² की वैल्यू यानी 4 - 4 × 1 × 8। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 4 4 8 = 32, और माइनस माइनस प्लस, दैट इज इक्वल टू -36। ठीक है, ओके। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं अपने। यहाँ पे -8 आएगा, सॉरी, दैट्स वाई यहाँ पे -36 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू मेरी है 2, तो -2/a की वैल्यू क्या है? 2 -2/2, कॉमा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई है मेरी? -36, और 4a 4 × a, तो यानी कि 4, और यहाँ से जो वर्टेक्स की सिंपल वैल्यू आ गई वो मेरी है -1, -9। ठीक है, ये हम लोगों का पहला वर्टेक्स है। मैं फिर भी पूरा सॉल्व करने वाला हूँ जितना हम लोगों के पास इक्वेशन यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं। तो हम लोगों ने पहले ऑप्शन को सॉल्व कर लिया है, अब सॉल्व करते हैं ऑप्शन 2। और ऑप्शन 2 में जो इक्वेशन है वो कौन सी इक्वेशन है? x - 4x + 2। चलिए इसको देखते हैं। इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ इस इक्वेशन को थोड़ी सी। तो मेरे सामने जो न्यू इक्वेशन बन के आती है वो क्या रहेगी? x² - 2x - 8। तो यहाँ से जो a b c की वैल्यू है इसको भी फाइंड कर लेते हैं। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -2, और c की वैल्यू है -8। तो डिस्क्रिमिनेंट की भी वैल्यू क्या आ जाएगी? -36, बिकॉज
यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे ना तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाओगे तो -36 ही आएगी। तो चलिए देखिए, मैं वर्टेक्स का फॉर्मूला लगाता हूँ। यहाँ से वर्टेक्स के फॉर्मूले पे मैंने पुट किया, मेरे सामने क्या आ जाएगा, -b/2a। तो यहाँ पे -b क्या हो जाएगा, +b, तो यानी कि +2 अपॉन 2a, 2 1 into 1 दैट इज इक्वल टू 2, कॉमा डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 4a। d की वैल्यू क्या है मेरी यहाँ पे -36 है, तो मैं -36 अपॉन 4a, 4 into 1 दैट इज इक्वल टू 4। तो इसको थोड़ी सी सॉल्व करने के बाद मेरे को जो वर्टेक्स मिल जाएगा वो रहेगा 1, -9। ठीक है, तो चलो ये हम लोगों का जो वर्टेक्स सेकेंड है, मतलब ऑप्शन 2 का जो वर्टेक्स आया है वो ये है। वैसे ही मैं सिंपली फॉर्म फाइंड कर लेता हूँ अपने ऑप्शन 3 के लिए। ऑप्शन 3 देखो, अभी घबराने वाली बात नहीं है, मैं यहाँ पे चारों ऑप्शन सॉल्व करके बताऊंगा, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा ऑप्शन और क्यों सही है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 के अकॉर्डिंग हम लोगों का इक्वेशन क्या है, मैं इक्वेशन यहाँ नोट कर लेता हूँ, 1/2 x - 2 और x + 4। चलिए देखिए इसको, यहाँ पे इसको थोड़ी सी सिंप्लीफाई करने के बाद जो इक्वेशन मेरी बन के आएगी वो रहेगी 1/2 x² + x - 4। और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और c की वैल्यू आ जाएगी -4। तो भैया d की वैल्यू क्या रहेगी, d की वैल्यू वही b² - 4ac, और यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 1 -4 × 1/2 × -4, तो 2 से 2 कैंसिल, 4 कैंसिल कर लो, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 4 2 8, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9। ठीक है, यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ चुकी है 9, और हम लोग अपने वर्टेक्स के फॉर्मूले पे इसको पुट कर देते हैं। वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या कहता है, -b/2a, तो यहाँ पे b क्या है 1, तो -1/2a, 1/2 × 2 क्या हो जाएगा 1 ही आएगा, कॉमा -9/2। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले पे माइनस यहाँ पे लगा रहेगा -d/4a। ठीक है, तो ये जो हम लोगों का अगला वर्टेक्स था ये भी फाइंड आउट हो गया है, जो कि है -1, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा -4.5। ये है हम लोगों का ऑप्शन 3 का जो वर्टेक्स है। ठीक है, ऑप्शन 3 का वर्टेक्स भी आ गया। इसी के साथ साथ मैं अब फाइंड करता हूँ ऑप्शन 4 का वर्टेक्स। ऑप्शन 4, अब ऑप्शन 4 में इक्वेशन क्या दे रखा है, ऑप्शन 4 का इक्वेशन है 1/2 x - 4 और x + 2। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे सिमिलरली वही a की वैल्यू, इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ थोड़ी इक्वेशन को। इक्वेशन सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बनेगा, x² - x - 4। ठीक है, अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1/2, b की वैल्यू क्या है -1, c की वैल्यू क्या है -4। तो d की भी वैल्यू जो है ना वो हम लोगों का सिमिलरली ऑप्शन c जो हम लोगों का था, जो d की वैल्यू आई थी वो यहाँ पे भी रहेगा, जो कि है -9। ठीक है, बस थोड़ी सी चेंज हो जाएगा, आप लोग सॉल्व करिएगा तो पता चल जाएगा। अब वर्टेक्स के फॉर्मूले पे इसको पुट कर लेते हैं। वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या कहता है -b/2a, यहाँ पे b क्या है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1/1, कॉमा -d/4a, और यहाँ पे d की वैल्यू -9 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9/4a, 4a यानी कि 4 × 1/2 दैट इज इक्वल टू 2, और यहाँ से जो वर्टेक्स की वैल्यू आएगी वो रहेगी +1, -4.5। ये हम लोगों का आ गया फोर्थ ऑप्शन का वर्टेक्स। ठीक है, अब देखिए, अब समझने वाली बात यह है कि भैया इतना तो आप सॉल्व करा दिए हैं एमसीक्यू को, क्वेश्चन को इतना लेंदी कर दिए हैं, पर इसमें से ऑप्शन सही कौन सा होगा अब ये समझते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये जो पॉइंट है ये पॉजिटिव एक्सेस रहता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव एंड पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, तो एक चीज़ तो क्लियर रहेगा कि जो दो ऑप्शन रहेंगे वो दोनों ही निगेटिव में रहेंगे, जो वर्टेक्स आएंगे दोनों ही वर्टेक्स निगेटिव में रहेंगे। तो क्या पहला वर्टेक्स हम लोग का निगेटिव में है, नहीं, एक पॉजिटिव में है, तो क्या ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 तो यहाँ पे क्लियर कट गलत दिख रहा है, सॉरी ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 भी देख लेते हैं, ये निगेटिव निगेटिव तो है, बट एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे क्या ये 9 पे जा रहा है, यहाँ तो -4 है, फिर -5, और इसको अगर नीचे मैं एक्सटेंड करता हूँ तो -6 -9 कुछ यहाँ पे आता है। ठीक है, तो यहाँ तो -9 दे रखा है, तो क्या ये ऑप्शन सही है, नहीं, ये भी गलत है। और ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी में हम लोगों के पास एक पॉइंट निगेटिव में है, दूसरा पॉइंट भी निगेटिव में है, और जो दूसरा पॉइंट है वो -4.5 के करीब है और -1 के करीब है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये 0.1 है। ठीक है, इसको मैं थोड़ी सी यहाँ तक लाऊंगा तो ये पॉइंट -1 हो जाएगा और ये 4.5 हो जाएगा। ठीक है, ये सही लग रहा है।
और ऑप्शन 4 भी देख लेते हैं। इसमें तो एक पॉजिटिव ऑप्शन जा रहा है जो कि ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ इसके अकॉर्डिंग? वो है अपना ऑप्शन सी। ये जो ऑप्शन सी है ये एक सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यार देखो ये कंसेप्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने इसको प्रॉपर इतना लंबा इतना लेंदी सोल्यूशन करके समझाया, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अपने पॉलिनोमियल चैप्टर का। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है इसको रीड करिए थोड़ी। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx हैज टू रियल रूट्स दैट आर इक्वल। अक्षय ड्रूज अ ग्राफ ऑफ fx एज शोन बिलो। यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, अक्षय ने ग्राफ बना रखा है, ठीक है, और पूछ रहा है और कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल है जिसके कि दो इक्वल रियल रूट्स हैं। तो क्या ये ग्राफ करेक्ट है? अब देखो ये ग्राफ करेक्ट है कि नहीं है, इसको समझने के लिए ना आप लोगों को एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। चलिए देखते कौन सा कंसेप्ट है वो। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हम लोगों के एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम लोगों का पहला केस 1, व्हेन d इज ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा? यानी कि जो पैराबोला है हम लोगों का वो दो पॉइंट्स पे कट करेगा एक्स एक्सेस के। ये जो एक्स एक्सेस दिख रहा है इस एक्सेस के किसी दो पॉइंट पे हम लोगों का जो एक्स पैराबोला है वो इंटरसेक्ट करेगा। जहां पे मैं लिखता हूँ टच 2 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सेस। ठीक है, वैसे ही मैं अगर केस 2 की बात करूं, केस 2 में क्या हो सकता है? जब d 0 के इक्वल हो तब क्या ये किसी एक पॉइंट पे लाई करेगा। लेट सपोज मेरे सामने ये जो ग्राफ है ना, इसको अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये सिंगल पॉइंट पे, ये जो यहाँ पे सिंगल पॉइंट है यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो d इक्वल टू 0 के केस में टच सिंगल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, और केस 3 की अगर मैं बात करूं तो क्या हो सकता है? व्हेन d इज लेस देन 0, और अगर d लेस देन 0 है ना तो ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा। डजंट टच एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, डजंट टच एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। तो ये कुछ कैसा दिखेगा ग्राफ? यहाँ पे देख लेते हैं एक चीज़। ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, या तो हम लोगों का पैराबोला यहाँ पे बन जाएगा, या तो यहाँ बन जाएगा, या तो यहाँ बन जाएगा, या तो यहाँ बन जाएगा, पर ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो ठीक है यार, हम लोगों ने जो केस 1 देखा, फिर उसके बाद केस 2 देखा और फिर केस 3 देखा। ये 3 केस देखने के बाद अब आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो ये कह रहा है कि दो रियल और जीरोस जो हैं दोनों के इक्वल हैं। तो अगर d इक्वल टू 0 है और किसी सिंगल पॉइंट पर टच कर रहा है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पर किसी सिंगल पॉइंट पर टच कर रहा है जो कि उसका जीरोस भी है, तो वो एक ही पॉइंट पे जो नंबर रहेगा वही उसके पॉलिनोमियल्स रहेंगे जो कि दोनों इक्वल ही रहेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये तो गलत दिख रहा है, बिकॉज ये किसी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। तो जो अक्षय भैया ने ग्राफ ड्रॉ किया है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, समझ गए? चलिए इसका आंसर भी यहाँ पे दे रखा है, राइट दैट द अक्षय भैयास ग्राफ ड्रॉन इज इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे बात हुई थी इक्वल की, इक्वल जीरोस की, और इक्वल जीरोस में ये किसी एक सिंगल पॉइंट पे ही एक्स एक्सेस को टच करता है जो कि यहाँ पे दो एक्सेस पे इंटरसेक्ट है। चलो देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। और इस क्वेश्चन को देखने के बाद डरना नहीं है, बिकॉज ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। करना कैसे है कंसेप्ट मैं समझाता हूँ। चलिए यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दे रखा है gx, एक पॉलिनोमियल हमारे सामने है gx जिसकी वैल्यू है px स्क्वायर प्लस qx प्लस 152, और कह रहा है कि वेयर p एंड q आर द रियल नंबर। यहाँ पे p और q रियल नंबर है। द जीरोज ऑफ gx आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। अच्छा, ये जो जीरोज है ना p अल्फा और बीटा, मान लो हम लोगों का जो अल्फा और बीटा दो जीरोज हैं, ये एक डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर भी है। फाइंड द जीरोज ऑफ gx। तो पहला काम हम लोगों का क्या है? gx के जीरोज फाइंड करना। ये जो पॉलिनोमियल हम लोगों के सामने इसका जीरोज फाइंड करना। तो मैं पहले अप्रोच क्या सॉल्व करूंगा? मैं अप्रोच लगाऊंगा इसका जीरोज निकालने के लिए। और इसका जीरोज कैसे निकल सकता है? मैं यूज करने वाला हूं सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज वाले इक्वेशन को। तो अगर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ स्टेप 1 सम ऑफ जीरोज, जो कि रहेगा मेरा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स क्या है? q है, और कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? p है। ठीक है,
वैसे ही मैं पता कर लेता हूँ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज जो कि रहेगा अल्फा इंटू बीटा। और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है, कोफिशियंट अपॉन कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 152 है, अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पी। और यार ये कह रहा है कि ये जो कोफिशियंट प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है ये हम लोग के दो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है। तो मान लो अगर मैंने अल्फा बीटा ले रखा है तो इन दोनों को मैं दो इक्वेशंस पर रख लेता हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, अब मैं सॉल्व करता हूँ अपने स्टेप 2 की तरफ। ओके, स्टेप 2 में मेरे को क्या करना है, मेरे को जीरोस फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड होगा, मैं यूज़ करने वाला हूँ अपने इक्वेशन 2 को, और इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग जो मेरा 152 है इसको मैं फैक्टर करने वाला हूँ, फैक्टर ऑफ 152। बिकॉज ये बात किया है कि जो हम लोगों के दो जीरोज है वो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के फैक्टर फाइंड कर लेंगे तो हम लोगों को ना वो जीरोस मिल जाएगा इजीली। तो मैं 152 को फैक्टर कर रहा हूँ, देखिए 2 से 2 7 2 6 2 3 2 8 2 1 2 9 एंड 19 इंटू 1। तो यहाँ पे जो मेरा फैक्टर निकल के आया है वो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 19। ठीक है, तो ये फैक्टर है, और इस फैक्टर के अकॉर्डिंग जो मेरे दो डिस्टिंक्ट नंबर आ गए वो क्या है, एक अल्फा की वैल्यू 2 आ जाएगी और एक अल्फा की वैल्यू 9। दोनों डिस्टिंक्ट है और प्राइम नंबर है। ठीक है, सॉरी ये बीटा होगा, ये बीटा। ठीक है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू जो है वो मेरी निकल के आ गई है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे को नेक्स्ट जो स्टेप है वो फाइंड करना है पी और क्यू की वैल्यू। पी और क्यू की वैल्यू कैसे निकलेगी, मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ, इस अल्फा और बीटा को पुट कर दूंगा अपनी इक्वेशन 1 और 2 में। पहले मैं इसको पुट करता हूँ अपनी इक्वेशन 2 में, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 2। हम लोगों को क्या मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या है 152 बाई पी है, और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है 2, बीटा की वैल्यू 19, और यहाँ पे 152 बाई पी रहेगा। तो यहाँ से हम लोगों की जो पी की वैल्यू निकल आएगी, पी इज इक्वल टू 152 अपॉन 2 इंटू 19, और इसको मैं 2 से सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 76 आ जाएगा, और यहाँ से 19 इंटू 38। ठीक है, तो P की वैल्यू जो रहेगी मेरी वो रहेगी 4। ठीक है, इतना समझ में आ गया। P की वैल्यू 4 कैसे आ गई, यहाँ पे मैंने सिंपली जो अल्फा और बीटा की वैल्यू है उसको मैंने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया है। अब इस P की हेल्प से हम लोगों के सामने क्या क्या निकल के आ गया है, P की वैल्यू आ गई है 4, अल्फा की वैल्यू है हम लोगों के सामने 2, बीटा की वैल्यू है हम लोगों के सामने 19। तो क्या हम लोग Q की वैल्यू निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे माइनस क्यू बाय पी है। देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय पी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या क्यू की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, बहुत इजीली कर लेंगे। क्या बस करना है हम लोगों को, अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं 2 प्लस 19, और यहाँ पे माइनस क्यू बाय पी की वैल्यू 4 है, तो माइनस क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 19 प्लस 4 इंटू 21, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास माइनस 84। ओके तो यार देखो हम लोग कितने आसान तरीके से P और Q की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यार क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, बस सिंपल अप्रोच जो हम लोगों की है वो भूलना नहीं है, बेसिक जो हम लोगों के हैं उसको बस अप्लाई करते रहना है, सॉल्यूशन इजीली आ जाएगा। ठीक है, बात तो सही है। आई होप यार ये क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सोल्यूशन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, Q की वैल्यू जो है -84 है, P की वैल्यू 4 है। ठीक है, ओके गाइस, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 एक केस स्टडी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो भाई देखो केस स्टडी के क्वेश्चंस को देखना अच्छी बात है, पर केस स्टडी के क्वेश्चंस को स्किप करके चले जाना ये तो अच्छी बात नहीं है। क्यों अच्छी बात नहीं है, बिकॉज केस स्टडी का जो क्वेश्चन होता है ना यार वो एक अच्छा स्कोर कैरी करता है और होते बहुत ही इजी हैं। हम लोगों को इसको ना बस समझने का फेर रहता है, अगर समझ जाओगे तो आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं यार क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। यहाँ पे एक ग्राफ दे रखा है और इस ग्राफ के बेसिस पे हम लोगों को कुछ आंसर करना है। आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन शोन बिलो। बिलो इज अ लोगो दैट इज मेड अप ऑफ 2 इंटरसेक्टिंग गोल्डन ऑक्स। यहाँ पे एक लोगो दे रखा है और यार ये लोगो देखने के बाद आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि किस चीज का लोगो है। ठीक है, विच आर पैराबोलिक इन शेप, वन सच पैराबोला coinciding with the first arc in the logo as shown in the graph below। ठीक है,
यहाँ पे एक ग्राफ दे रखा है और इसमें कह रहा है कि हम लोगों को इस पैराबोला, जो ये पैराबोला फॉर्म हो रहा है, इसका हम लोगों को इक्वेशन बताना है। तो एक चीज़ समझो यार कि पैराबोला का इक्वेशन कैसा होता है। हम लोग पढ़ रखे हैं कि पैराबोला का इक्वेशन कुछ इस टाइप से होता है, y इक्वल टू ए एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा। अब यहाँ पे समझो ये अल्फा और बीटा क्या है। अल्फा और बीटा हम लोगों का जीरोज है, और जीरोज कैसे पता करते हैं पैराबोला में? पैराबोला में हम लोग जीरोस पता करते हैं कि वो जिस भी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, वही हम लोगों के जीरोस होते हैं। तो यार यहाँ पे इस ग्राफ को देखते हैं, इस पे पता करते हैं कि ये दो पॉइंट कौन से हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो हम लोगों का यार सेंटर से ही जा रहा है, यानी कि 0,0। तो एक तो जीरोस हम लोगों का 0 ही है। दूसरा पॉइंट देखते, काउंट करिए इसको 5 से, यहाँ 5 है, 6, 7, 8, ये 8 पॉइंट पे कट कर रहा है। यानी कि जो हम लोगों के दो जीरोज हैं, अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, यही हम लोगों के दो जीरोज हैं। तो बस करना क्या है, अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन में और इक्वेशन को पता कर लेते हैं। y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 0 एंड एक्स माइनस 8, ये हम लोगों का इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब यार एक चीज समझने वाली बात यह है कि हम लोग ये जो ग्राफ देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये हम लोगों का डाउनवर्ड्स ग्राफ है। ये ध्यान दीजिए, ये कुछ ऐसे ऊपर से नीचे आ रहा है। तो ऐसे ग्राफ्स में, ऐसे पैराबोला में जो हम लोगों का यहाँ पे a है, इसकी वैल्यू ऑलवेज निगेटिव रहेगी। ठीक है, इट इज ऑलवेज निगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग अगर मान लो निगेटिव, कोई निगेटिव वैल्यू k ले लेते हैं, y इज इक्वल टू माइनस k एक्स माइनस 0 एंड एक्स माइनस 8। और यहाँ पे k की वैल्यू अगर मान लो -1 रही तो क्या इक्वेशन आएगा हम लोगों के पास, माइनस एक्स माइनस 8। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 0, और यही हम लोगों का इस पैराबोला का इक्वेशन है। ठीक है, तो देखो यार कितना इजी क्वेश्चन था, बस आप लोग ग्राफ देख के डर जा रहे थे। इसको सॉल्व जब ग्राउंड लेवल पे इसको सॉल्व करोगे ना तो पता चलेगा कि ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं। बस करना क्या है, प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी ऐसे क्वेश्चंस की। ओके, चलिए देखिए इसका आंसर भी दे रखा होगा यहाँ पे। इसका आंसर देखिए, जो इक्वेशन बन के आया है वो हम लोगों का माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट एन इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द पैराबोला एज शोन। ये तो हम लोग कर चुके हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और हम लोगों को बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। इफ द जीरोज ऑफ द पैराबोला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 कोइंसाइडिंग विद द सेकंड आर्क इन द लोगो आर गिवन बिलो बाय इतना एंड इतना, देन सी विल बी निगेटिव। यस ऑफ कोर्स सी विल बी निगेटिव बिकॉज ए इज निगेटिव, तो सी भी निगेटिव रहेगा। तो ये जो हम लोग का पहला इक्वेशन यानी पहला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर तो ट्रू होगा। यस, द स्टेटमेंट इज ट्रू। दूसरा इक्वेशन देखते हैं। इफ द लोगो शिफ्टेड शो दैट इफ it is symmetrical about y-axis then the constant term in the equation of the parabola made by the first arc will be positive। चलिए देखते हैं, अगर हम लोगों का जो ग्राफ कह रहा है कुछ इस टाइप से, मैं समझाता हूँ। ये जो m है ना, ये m यहाँ पे बना हुआ है ऐसे, बट अगर ये m ऐसे बन जाए, अब ये देखो सिमेट्री है, y-axis के थ्रू सिमेट्री है। आधा पोर्शन इधर साइड में है, आधा पोर्शन इधर साइड में है। तो कह रहा है कि यहाँ पे मेड बाय द फर्स्ट आर्क विल बी पॉजिटिव। तो जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म इन द इक्वेशन पैराबोला मेड बाय द फर्स्ट आर्क विल बी पॉजिटिव। अब एक चीज समझो यार, यहाँ पे ये जो कांस्टेंट टर्म है, क्या ये पॉजिटिव था? क्योंकि पॉजिटिव नहीं था, बिकॉज आर्क हम लोगों का नीचे डाउनवर्ड्स पे बन रहा है, डाउनवर्ड्स फेस करके। तो इसमें क्या ये अपवर्ड फेस कर दिया है? नहीं ना। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये निगेटिव रहेगा, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो पॉजिटिव रहेगा। ऐसा नहीं है, समझ गए? ऐसा नहीं है। तो ये हम लोगों का जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। फॉल्स होने का कारण यही है कि हम लोगों का जो पैराबोला है वो डाउनवर्ड्स फेस किया है, और डाउनवर्ड्स में कांस्टेंट टर्म की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होती है। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं यार हम लोग इसका। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट पहला वाला ट्रू था जैसा कि मैंने बताया, और दूसरा वाला फॉल्स है जैसा कि मैंने अभी समझाया। ठीक है, तो आई होप यार इतना जो बेसिक्स था इस चैप्टर के, ये सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हम लोगों ने कवर कर लिया यार अपने चैप्टर पॉलिनोमियल को भी प्रॉपर विद फुल प्रूफ सोल्यूशन के साथ। तो अब ऐसे इसके सोल्यूशंस लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, आप लोगों को वहां मिल जाएगा पीडीएफ विद प्रॉपर सोल्यूशन। बट हमें यहाँ पर रुकना नहीं है, क्योंकि हमें करने हैं टोटल 101 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस कंप्लीट साथ मिलके, और इसीलिए अगली वीडियो में आने वाले चैप्टर्स के क्वेश्चंस रहेंगे, वो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और
ये तो चैप्टर वाइज हम कर रहे हैं, बट पूरा एक पेपर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है, यानी सैंपल पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है, वो भी ऐरा गहरा नहीं। ऐसे सैंपल पेपर अपनी स्क्रीन पे देखो जो बेस्ड हैं सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न पे। साइड में तुम्हें मिल जाते हैं चैप्टर बॉक्स, जहां पे टिक मार्क कर सकते हो कौन से चैप्टर का क्वेश्चन तुमसे हो रहा है, कौन से चैप्टर का नहीं हो रहा है। ऐसे 18+ सैंपल पेपर्स मिलते हैं बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न, और एक एक सैंपल पेपर के मिल जाएंगे तुम्हें वीडियो सॉल्यूशंस, और वो मैंने नहीं सॉल्व करवाए हैं, किसी और टीचर ने नहीं करवाए हैं। इंस्टेड वो वीडियो सॉल्यूशन बनाए हैं लास्ट ईयर के सीबीएसई टॉपर्स ने। ये सब कुछ तुम्हें कहां पर मिलेगा? एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बैच फॉर क्लास 10th विद द नेम 99% सैंपल पेपर्स, जहां 18+ सैंपल पेपर्स, वीडियो सॉल्यूशंस, टॉपर शीट्स और 30+ रिवीजन शीट्स मिल जाती है बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे। कहां एक्सेस कर सकते हो? पढ़लक्ष्य ऐप इंस्टॉल कर लो, वहां मिल जाएगी ये बैच, या फिर वेबसाइट पढ़लक्ष्य.com पर भी ये बैच मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड एक चीज याद रखना कि ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी तुम्हारी क्लास 10th के लिए इस साल। तो बस जाके बैच एक बार चेक जरूर करना एंड नोटिफिकेशन छेड़ देना कि अगली कोई वीडियो मिस ना हो, क्योंकि हम इस चैनल पर साथ मिलके करने वाले हैं इस साल 10th स्वाहा। लव यू ऑल। नोटिफिकेशन छेड़ दो एंड जा पढ़ ले।